गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12 के एक नए चैप्टर की एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री मीन्स सरफेस पे किसी भी सब्सटेंस पे होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस की जो हम स्टडी करेंगे वो कहलाती है आपकी सरफेस केमिस्ट्री। तो केमिकल सब्सटेंस में हमने इससे पहले पढ़ा है एक चीज़ है, इसका नाम है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करना किसी चीज़ का। अब डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि अगर एक बीकर है हमारा, मान लीजिए इसमें हम वाटर ले रहे हैं अपना, और वाटर में कोई भी सब्सटेंस अगर हम मिला रहे हैं, सपोज़ करें हमने मिला दिया इसमें कॉपर सल्फेट को हम मिक्सअप कर रहे हैं वाटर में। अब द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट आर टोटली एब्जॉर्ब द कॉपर सल्फेट धीरे धीरे इसमें एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा, मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा। तो जब किसी कंपोनेंट्स में सेकंड वाला कंपोनेंट मिक्सअप होना स्टार्ट हो और कोई भी बाउंड्री विजिबल ना हो, कॉपर सल्फेट अगर वाटर में मिला रहे हैं तो आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये वाटर है या कॉपर सल्फेट है। सो द विजिबल बाउंड्रीज आर नॉट अपीयर। तो वो सभी चीज़ें, यानी एक होमोजेनस मिक्सचर तैयार हुआ, कोई भी बाउंड्री विजिबल नहीं है, तो वहाँ इस केस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी कॉपर सल्फेट के पार्टिकल एब्जॉर्ब हो गए किसके द्वारा? वाटर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा। नेक्स्ट है बेटा, जिसकी इस चैप्टर में हमें सबसे ज़्यादा स्टडी करनी है, और ये फिनोमिना है आपका एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन फिनोमिना पे ही पूरा चैप्टर आपका टोटली डिपेंडेंट है। अब लगते होमोफोनिक हैं दोनों, एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। अब आप मान लीजिए मैं डस्टर से लिख रहा हूँ, ग्रीन बोर्ड पे अपने आप देख रहे हैं, तो यहाँ आप देखेंगे मेरे चॉक के पार्टिकल किस पे स्टिक हो गए? इस डस्टर पे। यहाँ दोनों की बाउंड्री अलग ही दिखाई दे रही है। जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो चॉक पे, जो चॉक के डस्ट पार्टिकल मान रहा हूँ मैं यहाँ, और मेरे डस्टर पे एक फिजिकल अपीयरेंस, दो कंपोनेंट में अलग अलग विजिबल बाउंड्रीज अगर आ रही हैं और वो स्टिक हो गई हैं, ठहर गई हैं, तो वहाँ ये जो कंडीशन है, चूँकि एब्जॉर्ब नहीं हुए, एब्जॉर्ब तब होते जब चॉक के पार्टिकल मुझे ये दिखाई ही नहीं देते, ये टोटली डस्टर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया था। यहाँ दो अलग अलग लेयर बन रही है, चॉक के पार्टिकल की लेयर अलग, और ये जो इसमें कहना चाहिए क्लॉथ लगा हुआ है उसके पार्टिकल अलग है। तो एब्जॉर्प्शन में टू डिफरेंट लेयर आप विजिबल दिखाई देंगी आपको, दो अलग ही लेयर आप देखेंगे, और ये जो दो लेयर हैं जो आप देखते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन फिनोमिना में होगी। तो जो कंपोनेंट अपनी सरफेस प्रोवाइड करा रहा है, विच कंपोनेंट इज प्रोवाइड देयर सरफेस, जो अपनी सरफेस पे पार्टिकल को ले रहा है वो कहलाता है आपका एडजोर्वेंट। एडजोर्वेंट हमेशा सरफेस प्रोवाइड कराएगा, ये अपनी सरफेस को दे रहा है। इस एग्जाम्पल में जो मैंने आपको दिया समझाने के लिए, डस्टर की सरफेस बनी हुई है पूरी, चॉक के पार्टिकल डस्टर की एक लेयर पे बना रहे हैं, इसकी सरफेस पे स्टिक हो रहे हैं, तो ये मेरा इस केस में कहलाएगा एडजोर्वेंट, जो सरफेस को क्या करा दे? प्रोवाइड करा दे। दे आर प्रोवाइड द सरफेस। और जो पार्टिकल सरफेस पर स्टिक हो रहा है, जाहिर सी बात है कंपैरिजन में ये उससे कम अमाउंट में होगा, उसका मास कम होगा। तो जो पार्टिकल आपके फ्यू मास में हैं और सरफेस पे स्टिक हो रहे हैं, दे आर स्टिक ऑन द सरफेस, वो सरफेस पे आपके स्टिक हैं, तो ये सब कहलाएंगे हमारे एडजोर्वेट। इसको मैं बोलता हूँ एडजोर्वेट। दोनों का कंपैरिजन किया जाए, एडजोर्वेट का और एडजोर्वेंट का, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन बने अगर मान लीजिए कि विच इज़ प्रोवाइड द सरफेस, सो एडजोर्वेंट इज़ प्रोवाइड द सरफेस। विच इज़ स्टिक ऑन द सरफेस, तो यहाँ आपका आंसर होगा एडजोर्वेट। तो इस तरह से बिल्कुल अगर हम
एडजॉर्प्शन में देखें और दोनों में डिफरेंस करना चाहें तो बड़ी इजीली आप डिफरेंस कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन में कभी भी विजिबल बाउंड्री नहीं होगी, द लैक ऑफ विजिबल बाउंड्रीज, बट इन एडजॉर्प्शन केस द टू विजिबल बाउंड्रीज आर अपीयर। दूसरी बात, इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जिनको मैं कंपोनेंट कह रहा हूँ, कंपोनेंट दूसरे वाले कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ जो कंपोनेंट है वो अपनी सरफेस प्रोवाइड कराएगा और सेकंड वाला जो सब्सटेंस है वो उसकी लेयर पे स्टिक हो जाता है। तो ये दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एब्जॉर्प्शन में और एडजॉर्प्शन में। एडजॉर्प्शन में पूरी तरह से सारा खेल जो है वो उसकी सरफेस का है, इसलिए इसको नाम ही दिया गया है सरफेस केमिस्ट्री। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे चीज़ें कि एब्जॉर्प्शन एक अलग चीज़ है जो हम पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से, लेकिन यहाँ हम एक नई टर्म से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, एडजॉर्प्शन, वो एक अलग चीज़ है। एडजॉर्प्शन का मतलब है किसी सरफेस का, किसी सब्सटेंस का, कंपोनेंट का एक सरफेस को देना और दूसरे कंपोनेंट का उसका स्टिक हो जाना उसकी सरफेस पे। आई थिंक आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो है कि एडजॉर्प्शन को भी टू पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। दो टाइप के एडजॉर्प्शन होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ ए फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड सेकंड वन इज़ ए केमिकल एडजॉर्प्शन। अब जब दो कंपोनेंट एक दूसरे के टच में आएंगे तो उनमें जो फोर्स बनेंगे, फोर्स के हिसाब से हमने इनको डिवाइड किया है। अगर उनमें लगने वाला फोर्स फिज़िकल फोर्सेस है, वीक फोर्सेस है, वैन डर वाल फोर्सेस को हम काउंट करेंगे तो वो इस तरह का फोर्स जो होगा तो वहाँ फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। और अगर उनमें बाइंडिंग बहुत मजबूत है, बहुत कहना चाहिए कि तगड़े बॉन्ड बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, इंटरेक्शन केमिकल बॉन्ड के द्वारा बन रहा है मजबूत, तो वहाँ हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। इसको नॉर्मल वे में पहचानने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें फोर्सेस की, अगर डिफ्रेंशिएट करें फिज़िकल फोर्सेस, तो फिज़िकल फोर्सेस के हिसाब से सबसे जो फोर्स होगा, वीक फोर्स होगा, वो होगा आपके फिज़िकल एडजॉर्प्शन में। फिज़िकल एडजॉर्प्शन में आपके वीक फोर्स होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वैन डर वाल फोर्स जैसा कोई आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, तो ये आपका उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। केमिकल एडजॉर्प्शन का नाम ही केमिकल है, तो यहाँ जो दोनों पार्टिकल के लेयर के बीच में फोर्स लग रहा है वो केमिकल फोर्सेस होगा, किसी ना किसी बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे। अब आप जानते हैं कि जब कोई बॉन्ड मजबूत बनेगा तो उसकी एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। तो अगर हम बात करें कि किसकी एंथैल्पी यानी किसकी एनर्जी का लेवल ज़्यादा है, बात अगर एनर्जी लेवल की करें, विच वन हैज़ द हायर एनर्जी, तो ये चूँकि कमज़ोर फोर्स से जुड़े हुए हैं तो इनका एनर्जी लेवल कितना होगा, ये होगा 20 to 40 किलो जूल, बस इतना होता है। अगर एक मोल दो लेयर को अलग अलग करना चाह रहे हैं आप फिज़िकल एडजॉर्प्शन में तो आपको कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस केमिकल फोर्स से बंधे हुए एडजॉर्प्शन को अगर आप रिमूव करना चाहें तो आपको ज़्यादा एंथैल्पी लगानी पड़ेगी। इट्स ग्रेटर देन 120 किलो जूल पर मोल, आपको ज़्यादा एंथैल्पी लगानी होगी क्योंकि इसमें केमिकल फोर्स के द्वारा ये अट्रैक्ट है। सीधा सा रीज़न है, मजबूत फोर्स है तो आपको एंथैल्पी भी ज़्यादा लगानी होगी क्योंकि उस बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगी हुई है। अगर थर्ड हम डिफरेंसेस करें तो थर्ड डिफरेंसेस मानते हैं इसके प्रोसेस को। अगर हम चाहें कि दोनों को, एडजॉर्वेंट को और एडजॉर्वेट को, दोनों कंपोनेंट को, वी वांट टू बोथ कंपोनेंट टू सेपरेट, अलग अलग करना चाहें, तो यहाँ जो है इसमें ये पूरा का पूरा हमारा रिवर्सिबल होगा, यानी हम दोबारा बड़ी इजीली इसको रिवर्स कर सकते हैं। एडजॉर्वेट और एडजॉर्वेंट को हम अलग अलग रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम केमिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा कुछ करना चाहें तो ये संभव नहीं है। ये पूरा का पूरा जो हमारा प्रोसेस होगा ये इरिवर्सिबल होगा, यानी एक बार अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया, दो लेयर अगर केमिकल फोर्सेस के द्वारा बन गई हैं, तब उस प्रोसेस को हम इजीली नहीं तोड़ सकते, हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ याद रखिएगा, फिज़िकल जो एडजॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन आपका इरिवर्सिबल ही होगा।
अगर बात एनर्जी की करें तो फिजिकल में आपको कम एनर्जी है, लेकिन आपको केमिकल एड्जॉर्प्शन में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मोटे तौर पे मेजर फैक्टर में पहचानना चाहें तो केमिकल एड्जॉर्प्शन का नाम ही केमिकल है, तो यानी ज़्यादा मजबूत फोर्स है, और फिजिकल एड्जॉर्प्शन यानी किसी वीक फोर्स के द्वारा वो पार्टिकल एक दूसरे के करीब होंगे। अब बात आती है टेम्परेचर क्या फैक्टर होगा इसमें। तो टेम्परेचर की अगर देखें हम, तो हमेशा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर, तो चूँकि ये बहुत कमज़ोर कहना चाहिए फोर्स से होते हैं, तब एड्जॉर्प्शन का जो रेट होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, चूँकि बहुत कमज़ोर फोर्स से होते हैं, टेम्परेचर एक फैक्टर का काम करता है, तो इनके फिजिकल बॉन्ड टूट जाएंगे तो दोनों के दोनों कंपोनेंट की लेयर जो है मिक्सिंग वो अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हैं अपने सिस्टम का किसी फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में, तो होगा क्या कि उसका दोनों ही कंपोनेंट अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब यहाँ जो है हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन, यहाँ यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो केमिकल फोर्सेस के बनने के लिए ऑलरेडी एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको तो एनर्जी चाहिए। तो टेम्परेचर बढ़ने से एड्जॉर्प्शन का रेट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो बढ़ जाएगा। तो केमिकल फोर्सेस में टेम्परेचर फेवर का काम करता है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो केमिकल एड्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन यही कहानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन में बिल्कुल अलग होगी। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन की रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ये आपका फोर्थ मेजर फैक्टर है। अब ये मेनली जो है आपको ये कम से कम इन चारों के बारे में पता हो, और इस साल CBSE ने चेंज किया है, क्वेश्चंस जो हैं वो सिचुएशन बेस्ड हैं या MCQ बेस्ड आने हैं, तो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके नहीं आने, लेकिन पहले बोर्ड में कई बार फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बीच का डिफरेंसेस करने के लिए आता था। इस साल के वे में हो सकता है कि आपको MCQ लेवल में कुछ कंडीशन दी जाए और आपसे पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन आर हैव बाय द पार्टिकल्स। तो ये चीज़ों को समझिएगा। इनमें एक चीज़ आती है प्रेशर। प्रेशर भी अपने आप में फैक्टर का काम करता है। अब अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए प्रेशर एक फेवर का काम करता है। इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर सो द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, रेट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज गोइंग ऑन इंक्रीज। प्रेशर ज़्यादा बढ़ा देने से भी फिजिकल एड्जॉर्प्शन यानी फिजिकल फोर्स आपके बाइंड होंगे, बन जाएंगे। क्योंकि ऐसा मानिए कि दो कंपोनेंट है, अगर आप प्रेशर के द्वारा उन दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेयर पे ला रहे हैं, तो वो ज़्यादा तेज़ी से कहना चाहिए फिजिकल फोर्स बनेगा। लेकिन यहाँ अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, उनके केमिकल बॉन्ड डिस्टर्ब होंगे। चूँकि ज़्यादा प्रेशर से पार्टिकल आएंगे तो वो सरफेस पे नहीं स्टिक होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। तो इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ रेट ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन गोइंग ऑन डिक्रीज। तो प्रेशर फिजिकल एड्जॉर्प्शन का फेवर करता है, टेम्परेचर आपका फेवर करता है किसका, केमिकल एड्जॉर्प्शन का। अब एक चीज़ में दोनों ही एड्जॉर्प्शन हमारे कॉमन है, जिसको हम मानना चाहिए कॉमन दोनों में कोई चीज़ है कि नहीं है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि सरफेस एरिया दोनों ही एड्जॉर्प्शन के रेट में कॉमन है। अगर आप कंपोनेंट कोई भी हो, एड्जॉर्बेंट आपका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं आप, तो चाहे फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो चाहे आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन हो, दोनों के ही रेट में सरफेस एरिया बढ़ाना फेवर का काम करता है। इफ़ यू इंक्रीज द सरफेस एरिया सो द रेट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन बोथ आर इंक्रीज। सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अमाउंट को बढ़ा देना और केमिकल एड्जॉर्प्शन के अमाउंट को भी बढ़ा देना। तो आई थिंक आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किसी भी तरह से आप फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मेनली आप समझिएगा कौन सी चीज़ किसके फेवर के लिए है। प्रेशर अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए फेवर है तो टेम्परेचर फेवर में किसके, केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए। कम एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट किस में होगी, आपको फिजिकल में होगी। केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी। मेनली ये आपको अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए, अच्छी तरह से आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड बनाएं, अगर केस स्टडी वगैरह भी बनाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ फेवर वाली है, कौन सी चीज़ उसके फेवर में नहीं है। सरफेस एरिया का मैंने बताया, सरफेस एरिया आपके फिजिकल और केमिकल बोथ दोनों ही सिचुएशन में फेवर का काम करेंगे।
नेक्स्ट बेटा, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस। क्या वो फैक्टर हैं जिससे हम पता लगा पाएँ कि एडजॉर्प्शन गैस का अमाउंट बढ़ाया जाए? सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करी जाती है जिसको बोलते हैं ऑक्लूजन, OCCLUSION। तो जब भी कोई गैस अगर किसी सॉलिड सरफेस पे स्टिक हो रही है तो उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं ऑक्लूजन। ये सिर्फ पर्टिकुलर आता है गैस के लिए। जब गैस के पार्टिकल किसी सॉलिड की सरफेस पर आ रहे हों तो ऐसी कंडीशन को आप क्या कहेंगे? ऐसी कंडीशन को ऑक्लूजन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। तो आप देख रहे होंगे मैंने सामने फैक्टर लिख लिए हैं थोड़ा टाइम कंज्यूम करने के लिए, इससे समय कम लगे। सबसे पहले नेचर ऑफ गैस। तो गैस कम मास में है तो हम इसके लिए भी लिख सकते हैं एडजोर्वेट। विद रेस्पेक्ट टू दिस वी कैन यूज़ द वर्ड एडजोर्वेट, क्योंकि वो कम मास में होगी आपकी। अब नेक्स्ट है आपका, यानी एक तो चीज़ आ गई नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर क्या है। दूसरा आ गया आपका नेचर ऑफ एडजोर्वेंट, एडजोर्वेंट जो अपनी सरफेस प्रोवाइड करा रहा है उसका नेचर क्या है। उसके बाद आता है आपका टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर पे कुछ फर्क करेगा? अभी बताया इससे पहले हमने डिफरेंसेस में। नेक्स्ट आता है आपका प्रेशर, और एक आता है आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के बारे में हम बता चुके हैं आपको। चलिए एक एक पॉइंट को लेते हैं हम। सबसे पहले नेचर ऑफ गैस। हर गैस का बेटा टेम्परेचर अलग अलग होता है। एक आपने पढ़ा है क्लास 11th में जिक्र आया था इसका स्टेट्स ऑफ मैटर में, और वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जिस पे कि वो गैस लिक्विफाइड हो जाए, लिक्विड बन जाए वो इजीली। ए टेम्परेचर व्हेन अ गैस इज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फेज, दिस इज नोन एज ए क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर में याद रखिए, जैसे किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ एडजोर्वेंट भी बढ़ता चला जाएगा। दीज आर डिपेंडेंट ऑन द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए हमने कुछ गैसें ली, एक मैंने ली हाइड्रोजन, एक मैंने ली डाइनाइट्रोजन गैस, एक मैं ले रहा हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक गैस में ले रहा हूँ मीथेन। दीज आर द 4 गैसेज। फर्स्ट हाइड्रोजन, डाइनाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। अब इनका सबका क्रिटिकल टेम्परेचर हाइड्रोजन का है 33, नाइट्रोजन का है 126, कार्बन मोनोऑक्साइड का है आपका 134 और मीथेन का है भाई 190। तो क्रिटिकल टेम्परेचर में बेस्ट कौन है? ये देख रहे हैं, ये सबका क्रिटिकल टेम्परेचर है। इज इट क्लियर? हाइड्रोजन का 33 केल्विन है, नाइट्रोजन का 126 है, कार्बन मोनोऑक्साइड का 134 और मीथेन का आपका 190 केल्विन। तो बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर के वे में लगाएं तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर मीथेन का होगा। इसी को फॉलो करेगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा उसका रेट ऑफ एडजॉर्बेंट भी ज़्यादा। तो यहाँ जो हमने देखा है मिलीलीटर में फाउंड किया गया है, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस सिर्फ 4.5 मिलीलीटर ही एडजॉर्ब हो पा रही है। यहाँ इसका अमाउंट 8.0 मिलीलीटर है। कार्बन मोनोऑक्साइड 9.3 मिलीलीटर में आ रही है और आपकी मीथेन गैस का 16.2 मिलीलीटर आ रहा है। यानी यदि 1 किलोग्राम की सरफेस हम मेटल की यूज़ कर रहे हैं में भी, तो उनमें सबसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर गैस का बढ़ेगा उसी तरह से उसका एडजॉर्बेंट का रेट भी बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखिएगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडजॉर्बेंट ऑफ ए गैस। किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जिस रेस्पेक्ट में बढ़ेगा उसका एडजॉर्प्शन भी उसी रेट में आगे बढ़ता चला जाएगा। ये बात आती है, हर गैस का नेचर देखिए अलग है। ये पॉइंट हमने नेचर में क्यों लिया, इसको टेम्परेचर में क्यों नहीं ले रहे भाई? क्योंकि यहाँ गैस सभी गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का बढ़ना इट मीन्स उसका एडजॉर्प्शन के रेट का बढ़ना। अब आ जाइए बेटा एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या है? हर किसी सब्सटेंस का एडजॉर्बेंट अलग होता है। इनमें सबसे बेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रांजिशन एलिमेंट आपने बहुत सारे कैटालिस्ट के रूप में पढ़े हैं।
पढ़े हैं ना, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, अभी हमारे 12th में डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट भी पढ़ना है आपको। ट्रांजिशन एलिमेंट के पेराइवल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, पढ़ेंगे उसमें, वो अपनी सरफेस को प्रोवाइड कराते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट अगर मैं एल्कली मेटल से करने लगा कंपैरिजन, कहीं आप देखेंगे कि सोडियम को यूज़ करा जा रहा कैटालिस्ट में, नहीं। कहीं मैग्नीशियम को देखा आपने, नहीं। एल्कली मेटल की बजाय कंपैरिजन ट्रांजिशन एलिमेंट से करें तो वो बहुत अच्छे एडजॉर्बेंट होते हैं, वो बहुत अच्छी सरफेस एरिया को प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ जो है अब ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा बहुत अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं। दे आर ए बेस्ट एडजॉर्बेंट, मेरी बात याद रखिएगा, आने वाली हायर क्लासेस में ये काम आएगी बात, कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो एडजॉर्बेंट अच्छे होते हैं कंपैरिजन देन एल्कली मेटल्स। रीज़न क्या है? क्योंकि वो अपने सरफेस एरिया को प्रोवाइड कराते हैं, गैसेस का स्टिकनेस बढ़ जाएगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की जाए, मान लीजिए मैग्नीज है, मान लीजिए आपका आयरन है, वेनेडियम है, कॉपर है, जिंक, बहुत सारे आप देख सकते हैं, ये सब के सब अल्कल नेचर होगा। और अगर मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ सोडियम से, मैग्नीशियम से, कैल्शियम से, तो ये नहीं होंगे, इनका नेचर अच्छा है सरफेस एरिया की वजह से। ऐसी बेटा एक चीज़ है चारकोल, बहुत सारी गैसें चारकोल में पोरस सब्सटेंस होने की वजह से, उसके पोरस नेचर होने की वजह से चारकोल भी बहुत सारी गैसेस को एब्जॉर्ब करता है। जितने भी मास्क बनाए जाते हैं, आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं, जो स्पेशल मास्क होते हैं, या नीचे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं डेप्थ में पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए, तो उनको बेटा स्पेशल मास्क दिए जाते हैं जिनमें ट्रांजिशन एलिमेंट की लेयर और चारकोल की लेयर होती है। चारकोल का नाम इस वजह से ले रहा हूँ, उसकी पोरस सरफेस होने की वजह से गैस ईजिली जो है एड्जॉर्ब हो जाती है। इज इट क्लियर बेटा? तो ये 2 पॉइंट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। टेम्परेचर की मैंने बात करी, इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो गैसेस का एड्जॉर्प्शन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है उसके अट्रैक्शन का कम होना। तो बेटा टेम्परेचर को आप लोअर ही रखें, जितना ज़्यादा टेम्परेचर थोड़ा होगा एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस इज इंक्रीज। सो द टेम्परेचर ऑफ is inversely proportional to the adsorption rate. Is it clear? अब आ जाइए हमारा नेक्स्ट प्रेशर। प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ा रहे होंगे एडजॉर्प्शन का रेट भी आपका उतना बढ़ जाएगा। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर सो द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज गोइंग ऑन इंक्रीज। और ऐसे ही एक चीज़ होगी हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को जितना भी बढ़ाते चले जाएंगे एडजॉर्प्शन का रेट भी बढ़ता चला जाएगा। यही रीज़न है कि छोटे बच्चों को फाइनली पाउडर्ड चीज़ें दी जाती हैं। किसी भी सरफेस पर अगर स्टिक करना चाहें तो अगर आप उसका वॉल्यूम कम कर रहे हैं, सरफेस एरिया कम कर रहे हैं, स्टिकनेस कम होगी, बढ़ा रहे होंगे तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आज आपको बताई हैं, मे बी कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। हमने गैस के बारे में बता दिया, एडजॉर्बेंट के नेचर के बारे में बता दिया, टेम्परेचर हमने बता दिया लोअर सही है, प्रेशर हमने बता दिया हायर सही है, सरफेस एरिया हमने बता दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ जाएगा तो एडजॉर्प्शन का रेट भी बढ़ जाएगा।